ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। सुप्रभात। मेरे इस ज्योतिष चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये जो कड़ी चल रही है वो स्वास्थ्य से संबंधित है। बीच में थोड़ा लंबा समय हो गया, लंबा गैप हो गया कुछ निजी कारणों से। तो आज मैं उसी कड़ी का अगला भाग लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसमें हम स्वास्थ्य के आकलन को चौथे चरण पर कैसे समझते हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि नवमांस कुंडली का क्या योगदान है इस आकलन में। इसके पहले मैंने जो चर्चा की थी उसमें जो कड़ियाँ थी उनमें मैंने काल पुरुष की कुंडली का विश्लेषण किया था। उसके बाद चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली और लग्न कुंडली का सामूहिक विश्लेषण। उसके बाद दृष्कान कुंडली। इस तरह से जो कुल 5 कुंडलियों की मैं चर्चा कर चुका हूँ। यानी 3 कुंडलियाँ तो सुदर्शन कुंडलियों का हिस्सा हैं, चौथी कुंडली हमारी दृष्कान कुंडली है और 5वीं कुंडली कालपुरुष की। तो हम पिछली चीज़ों को थोड़ा एक बार पुनः नज़र डालते हैं कि उनको हम कैसे यहाँ तक लेकर आते हैं। सामान्यतः जब हम शरीर की बात करते हैं तो शरीर के 2 तत्व हैं, जल और पृथ्वी, जो कि ज़्यादातर हमारे शरीर की संरचना को निरूपण देते हैं। जल तत्व हमारे शरीर का धारक है, जिसके अंदर हमारे शरीर के विभिन्न अंग पनपते हैं, पलते हैं। और पृथ्वी तत्व उन अंगों की संरचना है जो कह सकते हैं उनका आकार और प्रकार है। यदि किसी व्यक्ति को रोग होना है तो उसके लिए चंद्रमा का पीड़ित होना निश्चित है, क्योंकि शरीर के 75% अंग को चंद्रमा ही निरूपित करते हैं। यदि किसी प्रकार का शरीर में अस्थायी दोष है, अंग विकार है, अपंगता है, ऐसी कुछ बात है, तो कहीं ना कहीं बुध को पीड़ित होना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना हमारे शरीर के जो अंगों की संरचना है उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। अब इसके बाद बारी आती है कि यह जो पीड़ा है वो हम कैसे समझें। तो चंद्रमा का तो पहली शर्त है कि चंद्रमा का पीड़ित होना। दूसरा है हमारी जो ज्योतिषीय आकलन है उसमें छठे भाव को रोग से जोड़कर देखा जाता है। यानी यदि किसी व्यक्ति के शरीर में रोग होना है तो उसके लिए 2 कारक महत्वपूर्ण हैं। एक तो उसका विवेक, क्योंकि वो अपने विवेक की गलतियों के आधार पर रोग को पालता है, और दूसरा उसका शरीर, जो कि हो सकता है उसे अपने माता से मिला हो, यानी चंद्रमा। तो जब कुंडली में चंद्रमा भी पीड़ित हो और 6वें भाव के अधिपति का संबंध या 6ठे भाव का संबंध या कालपुरुष की कन्या राशि का संबंध लग्न से या लग्नेश से बन जाए, तो ये दर्शाता है कि शरीर में कुछ ना कुछ समस्या तो रहेगी। तो यानी हमें क्या देखना है, सबसे पहले कि क्या चंद्रमा पीड़ित है। दूसरे स्तर पर क्या 6ठे भाव का संबंध लग्न से या लग्नेश से बन रहा है। अब यह संबंध 3 स्तरों पर बन सकता है। लग्नेश स्वयं 6ठे भाव में हो, लग्नेश 6ठे के साथ युत हो, यानी 6ठे के अधिपति के साथ युत हो, या लग्नेश 6वें के अधिपति के नक्षत्र में हो। नक्षत्र का जब हम योग देखते हैं तब हमें कुछ अन्य बातों को भी देखना होता है। हम नक्षत्रों तक भी जाएंगे, लेकिन पहले हम एक एक स्तर से आगे चलते हैं। अब जब यहाँ ये संबंध अगर तय हो जाए कि लग्न का लग्नेश का संबंध 6ठे भाव से बन रहा है, तब हम देखते हैं कि रोग का स्तर क्या होगा। अब यहाँ पर जो सुदर्शन कुंडली है उसमें हमें देखना होता है कि चंद्रमा से, सूर्य से और लग्न कुंडली तीनों से 6ठे भाव का संबंध कैसा बन रहा है, और क्या तीनों में जो लग्नेश है वो क्या, क्योंकि चंद्र कुंडली में तो चंद्रमा लग्न में ही होगा, लेकिन चंद्रमा किस राशि में है उसके जो अधिपति हैं वो चंद्र कुंडली के लग्नेश कहलाएंगे। इस तरह सूर्य कुंडली में सूर्य तो प्रथम भाव में ही होंगे, लेकिन जो सूर्य का अधिपति है वो किस राशि में है उसके अधिपति के आधार पर चंद्रमा 6ठे भाव का संबंध देखा जाएगा। इसके बाद कालपुरुष की कुंडली आती है। कालपुरुष की कुंडली में हम अंगों का विचार करते हैं। जिस राशि में ज़्यादा ग्रहों की एकता हो या जहाँ पर ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा हो, और यदि वो प्रभाव नकारात्मक ग्रहों से आ रहा हो, यानी जिस ग्रह से संबंध बन रहा हो वो पीड़ित राशि में हो, या किसी शत्रु ग्रह से दृष्ट हो, या दुस्थान अधिपति से दृष्ट हो। अब ये जो दुस्थान अधिपति है इसे हम लग्न कुंडली से तुलना कर देखेंगे। इसके बाद जब कालपुरुष की कुंडली का विचार हो जाएगा, सुदर्शन कुंडली का विचार हो जाएगा, तब हम पहुँचते हैं दृष्कान कुंडली में। दृष्कान कुंडली हमारे 3य भाव का, जो कि हमारा पराक्रम का भाव होता है, जो कि कह सकते हैं एक प्रकार से दशम को भी विक्रम भाव बोलते हैं और 3य भाव को भी विक्रम या पराक्रम भाव कहा जाता है। दशम का विक्रम होता है आपका कर्म क्षेत्र में सामर्थ्य क्या है,
और तृतीय भाव का जो पराक्रम होता है वो दिखाता है कि आप अपने शरीर से और मन से स्वैच्छिक रूप से, या कह सकते हैं कि जिन चीज़ों पर आपका नियंत्रण नहीं है उसके आधार पर आप अपना पराक्रम दर्शाएंगे। तो यदि कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित है तो निश्चित रूप से उसे चाहे या अनचाहे उससे लड़ना पड़ेगा, यानी पराक्रम दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देशकांड कुंडली इस ढंग से महत्वपूर्ण हो जाती है। देशकांड कुंडली का जो 8वां भाव है वो 22वां देशकांड कहलाता है। तो चंद्रमा से 8वां जो भाव होता है उसके अधिपति, और लग्न से जो 8वां भाव होता है यानी देशकांड कुंडली के लग्न से उसके अधिपति के आधार पर हम 22वां देशकांड निकालते हैं। ये हमारे सप्त छिद्र की श्रेणी में आता है। सप्त छिद्र हैं वो हमारे जीवन में जो आकस्मिक बाधाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, दुर्घटनाएं आती हैं, उनको कहीं ना कहीं लीड करते हैं। उन्हीं के आधार पर उनका विश्लेषण किया जाता है। तो यदि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अब हम एक कुंडली जो हमने ली थी उस पर हम इस चीज़ को गौर करेंगे। लेकिन हम पहले आते हैं सैद्धांतिक रूप से समझते हैं कि नवमांश कुंडली में हमें क्या देखना चाहिए। तो सबसे पहली बात, यदि कोई ग्रह लग्न कुंडली में पीड़ित है तो आपकी नज़र सबसे पहले उस पर जानी चाहिए। चंद्रमा का पीड़ित होना तो देखना ही है। इसके अलावा यदि 6वें भाव का संबंध 8वें भाव से बन रहा हो तो यह दर्शाता है कि जो आपको, पहले तो हमने ये एश्योर कर लिया कि क्या 6 का संबंध लग्न लगने से बन रहा है और चंद्रमा पीड़ित है। अगर ये इस जगह पे यस आता है तो अब आप आगे बढ़िए और देखिए कि क्या 6 का संबंध 8वें से बन रहा है। यदि 8वें से बन रहा है तो ये दर्शाता है कि ये समस्या लंबी चलेगी। अब यदि यही संबंध 12वें से पहुंच जाता है, यानी 6 का संबंध 8वें से भी और 12वें से भी है, तो यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये जो संघर्ष है वो आपको एक बंधन में डालेगा। अब वो बंधन किसी प्रकार का भी हो सकता है। तो यह एक अस्पताल में भर्ती होने का, अस्पताल में बार बार जाने का, अस्पताल की कह सकते हैं वहाँ पर विजिट करने की बाध्यता भी बंधन की श्रेणी में आती है। तो रोग अगर होगा तो इस तरह आपको अस्पताल का बंधन जीवन भर झेलना पड़ेगा। तो इन 3 संबंधों से हम समझते हैं कि क्या ये लग्न कुंडली, देशकांड कुंडली, नवमांश कुंडली के पहले की हम बात कर रहे हैं। अब हम नवमांश कुंडली में आते हैं। नवमांश कुंडली में हमें पहले तो देखना होगा कि लग्न की स्थिति क्या है। जो D1 यानी हमारा जो मूल चार्ट है, बर्थ चार्ट है, उसमें जो लग्नेश हैं उनकी स्थिति लग्न में यानी कि नवमांश कुंडली में हमें देखनी होगी। यदि यहाँ पर भी वो पीड़ित हो रहे हैं या नीच राशि में जा रहे हैं या अपने शत्रु ग्रह से युत हो रहे हैं, और कहीं ये शत्रु ग्रह नहीं है लेकिन ये लग्न कुंडली का दुस्थान अधिपति है उससे युति बना रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि नवमांश जो कि हमारा भाग्य है, ये हमारे धर्म का फल है। वो धर्म जो हमने पिछले जन्मों से किया है, इसी धर्म का हिस्सा हमारे पिता के कर्म भी होते हैं। क्योंकि नवमांश कुंडली नवम भाव का सूक्ष्म निरूपण है और नवम भाव है वो हमारे पिता का है, ये हमारे धर्म का है। धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं, धर्म का मतलब होता है कि आप जिस कार्य के लिए आपको ईश्वर ने भेजा है, जो आपको ड्यूटी असाइन की गई है, आप उसको अपने अच्छे ढंग से करें। उसमें आप कोई लापरवाही या लिपापोती करने का प्रयास न करें। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप धर्म संगत आचरण कर रहे हैं। इसके बाद बात आती है कि आप मंदिर कितना जाते हैं, पूजा पाठ कितना करते हैं। कर्म से आगे धर्म नहीं चलता है, कर्म पहले है उसके बाद धर्म उसके पीछे चलता है। तो यहाँ पर जो एक कुंडली हम ले रहे हैं इसमें आप देखिए जो लग्न कुंडली है, हमने बताया था कि लग्न कुंडली में जो स्थिति है उसको हम समझेंगे। तो लग्न कुंडली में अगर देखें तो जो द्वादश भाव है वहाँ पर चंद्रमा और राहु की युति है, और वहाँ पर जो राशि है वो वृश्चिक, वहाँ पर जो राशि है वो धनु राशि है। तो धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु, और यहाँ पर देखें तो जो गुरु हैं वो मकर राशि में है लग्न में। दिशा में ये अगर हम कहें कि इनको जो दिशा बल है वो तो अच्छा है क्योंकि लग्न में दिशा बल मिलता है, लेकिन राशिगत गुरु मकर में नीच के माने जाते हैं। तो यहाँ लग्न पीड़ित है। अगर हम बात करें 6ठे भाव की तो 6ठा भाव में मिथुन राशि है, और मिथुन राशि में 5 ग्रहों का योग है। सूर्य हैं, वहाँ पर केतु हैं, बुध हैं, शुक्र हैं और शनि हैं। तो यहाँ पर 6ठे भाव में इन सारे ग्रहों का योग बन रहा है। तो 6ठे भाव में अगर हम देखें तो लग्न का संबंध तो सीधे नहीं बन रहा है, लेकिन लग्नेश का संबंध बन रहा है क्योंकि मकर राशि के अधिपति शनि होते हैं और जो 6ठे के अधिपति हैं वो बुध हैं। तो बुध और शनि की यहाँ पर युति हो रही है। तो ये बताता है कि 6ठे का संबंध लग्नेश से हो रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या 6ठे का संबंध 8वें से हो रहा है। तो 8वें में हम देखेंगे तो सिंह राशि है, उसके अधिपति सूर्य होते हैं, वो भी 6ठे के अधिपति बुध के साथ युति में हैं। अब हम देखेंगे क्या इसका संबंध 12वें से हो रहा है। तो 12वें के अधिपति मैंने बताया गुरु हैं,
और 12वें भाव पर इन दोनों की दृष्टि पड़ रही, क्योंकि ये 6-12 का एक्सिस आमने सामने होता है और राहु चंद्रमा की युति बताती है चंद्रमा पीड़ित है। तो यहाँ पर 6ठे और 8वें का संबंध तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। 12वें के अधिपति गुरु होते हैं, तो द्वादशेश से सीधा संबंध 6ठे भाव का नहीं बन रहा है, लग्नेश से बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो अस्पताल का बंधन है ये सीमित होगा, कम होगा, लेकिन रोग होगा। कह सकते हैं ऐसे जातक को जो रोग होते हैं उनका निवारण शॉर्ट टर्म में, यानी ज़्यादा लंबा उनका इलाज नहीं चलता है, इलाज आसानी से हो सकता है बीमारी लंबी हो, लेकिन इलाज के लिए आपको बार बार अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब इसके बाद बारी आती है चंद्र कुंडली में, तो ये सारे योग चंद्र कुंडली में भी रिपीट होंगे। अब जब हम बात करते हैं तो हमें मारक और बाधक को भी ध्यान देना होता है। बाधक जब अपनी दशा होती है तब तो आपको परेशानी देता है, यानी अगर आपकी कोई परेशानी दिख रही है तो जो बाधक की दशा आएगी वो आपकी दशा उस समय ये परेशानियां बढ़ सकती हैं, उन चीज़ों से बाधाएं क्रिएट होंगी और आपको परेशानियां आएंगी। मारक का मतलब ये होता है कि जब मारक की दशा आती है तो वो आपके तन पर, मन पर, दिमाग पर चोट करता है। मारक इस सेंस में नहीं कि वो आपको मृत्यु देगा, मारक का मतलब है कि आपको उस समय, क्योंकि मारक सीधे सीधे हमारे लग्न को प्रभावित करता है और लग्न ही हमारा मस्तिष्क है, हमारी विचारधारा है, हमारी सोचने समझने की क्षमता है। इसके बाद हम यही चीज़ हम सूर्य कुंडली पर देखेंगे। तो आप देखिए, साथ में मैं टिप्पणियां दे रहा हूं, ऐसे वीडियो लंबा हो जाएगा कि वहां पर क्या क्या नकारात्मक योग बन रहे हैं। अब यहाँ देखिए तो दृष्टान कुंडली का जो लग्न है वो वृषभ राशि का है, और क्योंकि यहाँ पर पुनः गुरु दिग्बल में है, तो ये जो दिग्बल में है ये बताता है कि जातक को विजय मिलने की पूरी संभावना है, लेकिन परेशानियां रहेंगी क्योंकि गुरु एक तो वक्री हैं, यहाँ पर शत्रु राशि में हैं, और ये लग्न कुंडली के द्वादशेश हैं। जब द्वादशेश लग्न पर आता है तो ये जो द्वादश भाव यानी बंधन है वो कहीं ना कहीं आदमी के मस्तिष्क पर चलता रहेगा। यानी हो सकता है शरीर से आप बंधन में ना पहुंचें, लेकिन मस्तिष्क का बंधन यानी मानसिक मंथन, मानसिक दबाव आप पर बन सकता है। आपको लगातार उससे उलझे रहना होगा मानसिक तौर पर, क्योंकि लग्न हमारा सोच विचार है, हमारी जो किसी चीज़ को सही गलत समझने की जो प्रक्रिया है वो हम लग्न से देखते हैं। अब यहाँ देखिए नौमांस कुंडली, तो नौमांस कुंडली का लग्न भी वृषभ है। ज्योतिष में एक सिद्धांत है कि जिस भी सूक्ष्म कुंडली का जो लग्न है वो एक ही हो, उसे हम लग्न वर्गोत्तम बोलते हैं। अगर ये लग्न कुंडली के लग्न से नौमांस कुंडली का लग्न एक ही हो तो ये लग्न वर्गोत्तम बताता है व्यक्ति की आयु बहुत अच्छी होगी, क्योंकि लग्न आपका शरीर होता है, तो यानी आप अपनी आयु अच्छी करेंगे। लेकिन यहाँ पर लग्न में तो मकर राशि है, लेकिन यहाँ पर जो राशि आ रही है वो वृषभ राशि आ रही है। तो कहने के लिए जो नौमांस कुंडली का लग्न है और लग्न कुंडली का जो लग्न है दोनों में मित्रता है, क्योंकि वहाँ शनि की है का लग्न है और ये शुक्र का लग्न है, दोनों मित्र माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ग्रह है वो गुरु है, यानी लग्नेश जो इस कुंडली में जो बैठा हुआ है द्वादशेश वो इनका शत्रु है। तो परेशानी तो देगा, लेकिन जहाँ तक कहें तो मित्रत्व व्यवहार होने के लिए भाग्य जीवन में साथ देगा, क्योंकि दोनों मित्रवत हैं। लेकिन संघर्ष के साथ लग्न वर्गोत्तम होने का मतलब है कि संघर्ष भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। अब संघर्ष आपके लिए अच्छा होगा या खराब, इसके लिए हमें देखना होगा कि क्या ये जो दोनों का लग्न एक है उन दोनों में लग्नेश की स्थिति कैसी है। तो लग्नेश यहाँ शत्रुवत हैं। उसके अलावा अब आप देखें तो लग्नेश द्वादशेश हैं जो लग्न में ग्रह हैं आपके दृष्टान कुंडली में। और जब हम बात करते हैं नौमांस कुंडली की, तो नौमांस कुंडली में आपको देखना पड़ेगा। अभी ये चर्चा तो मैं पीछे कर चुका हूँ, आप पीछे की वीडियो में जाके इसको विस्तृत रूप से समझ सकते हैं। हम मुख्य रूप से यहाँ फोकस करते हैं नौमांस कुंडली पे। तो नौमांस कुंडली में आप देखिए तो जो हमने बताया यहाँ पर जो सप्त छिद्र होते हैं, जैसे दृष्टान कुंडली में 22वां दृष्टान है, वैसे सप्त छिद्र की जो दूसरा भाग है वो होता है नौमांस कुंडली का चौथा भाव, लग्न से चौथा भाव और चंद्रमा से चौथा भाव। लग्न हमारी मानसिकता है, विचारधारा है, सोचने समझने की शक्ति है, और चंद्रमा हमारा शरीर है। तो चंद्रमा से और लग्न से दोनों से हम ये देखते हैं कि हमारी जो 64वां नवांश है जो हमारा परेशानी का सबब बनेगा वो किस क्षेत्र में बनेगा। तो यहाँ लग्न से अगर हम 64वां नवांश देखें तो वहाँ पर सिंह राशि आ रही है और उसी भाव में मंगल और राहु की युति है। अब मंगल राहु की युति को ज्योतिष में अंगारक योग बोला गया है। अंगारक मतलब क्रोधवश कोई दुर्घटना होना, अग्नि दुर्घटना होना, ऐसी है जिसमें कि एंजाइटी क्रिएट हो, या फायर एक्सीडेंट जो होते हैं वो राहु और मंगल से देखे जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 64, तो चंद्रमा से 64 बन रहा है
वो बन रहा है मकर राशि का, यानी यहाँ पर 10 नंबर की राशि आ रही है। तो हमें इनकी स्थिति नवमांश में देखनी पड़ेगी, क्योंकि लग्न में हमने देखा कि वहाँ पर शनि सूर्य से युति थे, बंधन योग बना रहे थे। शनि लग्नेश थे, बुध से युद्ध कर रहे थे, यानी षष्ठेश थे, तो वो भी एक प्रकार का रोग का इशारा कर रहा था। शनि राहु केतु अक्ष में थे, वो भी परेशानी दिखा रहा था। ये लग्नेश की बात हो रही है। अब वही लग्नेश यहाँ पर 64वां दृष्टिकान भी बन रहा है, जो कि चंद्रमा से है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के स्वयं के निर्णय भी उसको परेशानी में लाएंगे, यानी कह सकते हैं कि उसके जो स्वयं के निर्णय हैं वो भी इस चीज़ में, अब जो शनिवत निर्णय होते हैं, आप उसके आधार पर इसको समझ सकते हैं। अगर हम शनि की स्थिति देखें तो यहाँ पर जो शनि है वो चंद्रमा से छठे भाव में युक्त हैं, और शनि यहाँ पर जो छठे भाव में राशि है वो तुला राशि है। वैसे तो शनि को तुला राशि में उच्चता मिलती है, तो कह सकते हैं कि जो 64वां दृष्टिकान है वो बली है। लेकिन बली है तो क्या ये लग्नेश का मित्र है या लग्नेश का शत्रु है, ये भी देखना जरूरी होता है। अगर मित्र है तो ये बल सहयोग देगा, अगर शत्रु है तो ये बल परेशानी देगा। तो यहाँ पर लग्नेश के शनि मित्र हैं, तो बाधा तो देंगे लेकिन उनकी मदद करेंगे। अब यहाँ शनि चंद्र का योग भी एक प्रकार का चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है, यानी जो चंद्रमा की पीड़ा है वो सभी कुंडलियों में रिपीट हो रही है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि क्या जो लग्नेश है लग्न कुंडली का, तो वो तो स्वयं शनि है, और शनि अपने शत्रु सूर्य के साथ युक्त हैं। यहाँ पर सूर्य निर्बल हो रहे हैं। सूर्य हमारी मेटाबॉलिज्म है, हमारे शरीर से रोग से लड़ने की क्षमता है। सूर्य आत्मा के, नैसर्गिक आत्मा के कारक हैं। तो इस प्रकार से सूर्य शनि की युति भी बंधन योग कहलाती है। तो यहाँ पर जो बंधन योग आपकी लग्न कुंडली में था वो यहाँ पुनः रिपीट हो रहा है, यानी शरीर का बंधन रहेगा। अब ये बंधन अस्पताल का होगा कि नहीं, तो हमें द्वादशेश को देखना पड़ेगा। तो द्वादश भाव में शुक्र हैं, जो कि मेष राशि में है, यानी ये मंगल की राशि है। तो शुक्र और मंगल का संबंध उतना अच्छा नहीं माना जाता, और लग्न कुंडली में शुक्र पीड़ित हो रहे थे षष्ठ भाव में जाके। कालपुरुष की वृषभ राशि, जो छठा कालपुरुष की जो कन्या राशि है, वहाँ पर शुक्र को मरण कारक स्थिति प्राप्त होती है, लेकिन द्वादश भाव में शुक्र को उच्चता मिलती है। तो कह सकते हैं कि शुक्र जो कि लग्न में तो दिख रहे थे नीच के हैं, नीच भाव में हैं, लेकिन यहाँ पर नो डाउट अपने शत्रु राशि में, लेकिन अपने उच्च भाव में पहुँच गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो शुक्र के संबंधित पीड़ा होगी वो जीवन के उत्तरार्ध में शॉर्ट आउट हो जाएगी, या कह सकते हैं वो पीड़ा कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं लग्ने, जो हमारे द्वादशेश हैं लग्न कुंडली के, गुरु की स्थिति क्या है। तो यहाँ पर देखिए, तो गुरु बुध के साथ युति बना के दूसरे भाव में है, और वहाँ पर मिथुन राशि है। गुरु को मिथुन राशि में मरण कारक स्थिति प्राप्त होती है। ध्यान रहे कि जब हम बात मरण कारक की करते हैं तो उस भाव का कारकत्व तो मरता है। कुंडली में जो मिथुन राशि है वो 7वें भाव में जा रही है। तो 7वां भाव हमारे नाभि के आसपास के अंग होते हैं, हमारा वैवाहिक जीवन होता है, हमारा जीवन साथी होता है। गुरु वैवाहिक जीवन के कारक भी हैं। गुरु हमारे, अगर इन अंगों की बात करें तो लीवर के कारक हैं। गुरु हमारे जो शरीर में पाचन शक्ति होती है उसके कारक हैं। तो कहीं ना कहीं यह कारकत्व तो गुरु के इस बुध युति से परेशानी में आ सकता है, क्योंकि गुरु द्वादशेश भी हैं। तो अब हम देखेंगे तो जातक के जीवन में समस्या कहाँ आ सकती है, क्योंकि छठा भाव रोग का है, शत्रु का है, समस्याओं का है, विवादों का है। तो ये जो सारी आयाम है वो यहाँ पर लक्षित हो सकते हैं 7वें भाव को लेकर, यानी जीवन साथी को लेकर, उसके पेट के अंदरूनी अंगों को लेकर, जो नाभि और हमारे जननांगों के बीच में स्थित होते हैं। प्रजनन अंग हो गए, जो हमारे लीवर है, किडनी है, पैनक्रियाज है, ये सारे अंग, बड़ी आंत है, ये इसी जगह पे केंद्रित होते हैं। तो यहाँ पर ये एरिया आपको परेशानी में दिख रहा है। अब हमको ये भी देखना होगा कि जो वहाँ की छठी राशि थी, छठी राशि बुध की राशि थी, और वो राशि भी यहाँ पीड़ित हो रही, क्योंकि वहाँ पर एक मरण कारक ग्रह बैठा है। यानी कि संबंध जो है सप्तम भाव से बन रहा है, क्योंकि वहाँ पर माफ करिएगा, यहाँ पर जो मिथुन राशि है, अब हम यहाँ देखते हैं कि जो लग्न कुंडली का जो छठा भाव है वहाँ पर मिथुन राशि है, और यहाँ पर नवमांश कुंडली में मिथुन राशि में गुरु और बुध की युति है। गुरु को मिथुन राशि में मरण कारक माना जाता है, यानी इस भाव के जो कारकत्व हैं उनमें नकारात्मकता आएगी, परेशानी आएगी। तो जो छठा भाव, यानी जो छठा भाव होता है वो रोग का होता है। तो ये यानी कौन सा भाव मर रहा है, यानी रोग के प्रति जो व्यक्ति की क्षमता है उस पर नकारात्मक असर पड़ेगा, यानी व्यक्ति रोगी हो सकता है। और यहाँ पर देखिए तो बुध षष्ठेश हैं, तो बुध तो अपने भाव से बल में है। तो अगर कोई ग्रह बली होता है और भावाधिपति होकर भाव में ही हो, तो वो उस पे ये दिखाता है कि व्यक्ति हार नहीं मानेगा,
और उससे वो निकलने का पूरा पूरा प्रयास करेगा। अगर एक दूसरा पहलू देखें तो काल पुरुष में यदि गुरु मिथुन राशि में है तो वो भाग्य भाव पे दृष्टि डालते हैं। और यहाँ पर अगर देखिए तो लग्न कुंडली में जो द्वादश भाव है वो धनु राशि है, जो कि काल पुरुष का भाग्य भाव है। तो यह भी कह सकते हैं कि गुरु अपने ही भाव को देखकर, जो कि यहाँ पर अष्टम भाव है, अष्टम भाव बड़ी पीड़ाओं का होता है, तो कह सकते हैं कि गुरु बचाव भी करेंगे, परेशानी भी देंगे, लेकिन बचाव का रास्ता भी गुरु ही दिखाएंगे। अब गुरु कौन हो सकता है? गुरु आपका कोई मार्गदर्शक हो सकता है, गुरु आपका शिक्षक हो सकता है, आपके परिवार के बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, या परामर्श गुरु का सबसे प्रमुख क्षेत्र। यानी ऐसे व्यक्ति को परेशानियां रहेंगी, लेकिन कोई ना कोई मददगार, कोई ना कोई सलाह देने वाला, कोई अच्छा डॉक्टर, कोई भी ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो उसे इन परेशानियों से निकलने में सहयोग करेगा, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो दवाओं के रूप में हो, चाहे जिस ढंग से हो। तो ये एक प्रकार की समस्या है, और समस्या से निकल पाएगा कि नहीं उसको भी दर्शाता है। अब यहाँ पर हम नवमांश कुंडली को एक बार पुनः समराइज करते हैं। नवमांश कुंडली अंतिम परिणित है। लग्न कुंडली में जितने भी दुर्योग हैं, यदि वो नवमांश कुंडली में परिवर्तित हो रहे हैं और वो शुभ भाव में जा रहे हैं या सुप्रभाव में जा रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि परेशानियां आएंगी, लेकिन समय के साथ आप उन पर विजय पा लेंगे। लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली के कारक गुरु होते हैं। अगर हम भाग्य की बात करें तो गुरु का जो कह सकते हैं चक्र होता है वो 12-24 यानी 12 वर्ष का चक्र होता है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ समस्याओं का आना या उनसे निकलना इन वर्षों में महत्वपूर्ण हो जाता है। गुरु का गोचर भी नवमांश कुंडली के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि जब हम गोचर की बात करेंगे तो हम लग्न कुंडली से ही गोचर नहीं देखते हैं। यानी अगर आपको कोई परेशानी दिख रही है तो वो रोग संबंधी परेशानी कब आएगी? जब आपके नवमांश कुंडली में अगर जो भाव पीड़ित हो रहा है उस भाव की राशि या राशि अधिपति के ऊपर से, कौन सा राशि अधिपति? मान लीजिए यहाँ पर हम छठे भाव की बात कर रहे हैं, तो छठे भाव में यहाँ पे जो राशि आ रही है वो राशि आ रही है तुला। तो अब तुला के स्वामी शुक्र होते हैं, तो शुक्र लग्न कुंडली में किस राशि में है? तो लग्न कुंडली में शुक्र बुध की राशि में है। तो जब बुध पर से गोचर जाएगा गुरु का, शनि का, राहु का, तो ऐसे समय में समस्याएं अपना असर बढ़ा सकती हैं। और इसी समय क्योंकि गुरु का प्रभाव सकारात्मक भी पड़ रहा है, तो कह सकते हैं एक ही चीज़ है, यानी कह सकते हैं ये दो धारी तलवार है। तो गुरु जिन जिन क्षेत्रों के कारक है वहाँ से परेशानी आएगी और उन्हीं कारकत्वों से ही उसको लाभ भी होगा। कह सकते हैं जैसे मान लीजिए गुरु विवाह के कारक हैं, तो विवाह में परेशानी आएगी, लेकिन गुरु परामर्श के कारक है, तो कोई आपको सलाहकार मिल जाएगा जो उस परेशानी से निकाल देगा। गुरु आपके अंदर क्रोनिक डिजीज के कारक हैं, कैंसर ऐसी जो रोग होते हैं उनके कारक हैं, तो ऐसी कोई समस्या आपके शरीर में पनप रही होगी, लेकिन कोई आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा, आप समय से पहले इलाज पा जाएंगे। तो इस तरह से हम, यदि गुरु का प्रभाव नवमांश कुंडली में शुभ जा रहा है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो इस तरह से नवमांश कुंडली तक जब आप पहुंचेंगे तो आप अपनी समस्याओं को यथार्थ स्तर पर समझ पाएंगे। और ध्यान रहे 64वें देशकाल का संबंध लग्न कुंडली में भी देखना जरूरी होता है। जो सप्त छिद्र होते हैं वो जीवन की परेशानियों के समय को दर्शाते हैं। तो वो जो समय है वो कब आएगा और उनसे हम निकल कब पाएंगे, इसके लिए नवमांश कुंडली के ग्रहों को हम जरूर आकलन करते हैं। बिना नवमांश कुंडली के किसी भी प्रकार की समस्या या किसी भी प्रकार के लाभ के बारे में आप सटीक जानकारी नहीं पा सकते हैं। तो आशा है कि जो ये कड़ी चल रही है लग्न कुंडली तक से लेके आज हम नवमांश कुंडली तक पहुँचे हैं, इसको समझने में मदद मिली होगी। तो यहाँ पर जो फाइनल है ये देख सकते हैं कि यहाँ छठे भाव में भी नकारात्मक ग्रह यानी सूर्य, चंद्र, शनि की युति है। इसके अलावा जो मंगल हैं कह सकते हैं कि काल पुरुष के लग्नेश होते हैं। इसके अलावा मंगल काल पुरुष के अष्टमेश भी होते हैं। वो मंगल हैं जो काल पुरुष के अष्टमेश हैं, वो मंगल और राहु यानी अपने शत्रु से युद्ध हैं, और मंगल यहाँ पर अपने नीच भाव में है। चतुर्थ भाव में मंगल को अच्छा नहीं माना जाता है, और ये जलीय राशि है, ये अग्नि तत्व राशि है। तो अग्नि तत्व चतुर्थ भाव में कहते हैं, मतलब ये चतुर्थ भाव एक्चुअल में जल तत्वों का है। तो यहाँ पर मंगल तो अग्नि तत्व के आधार पर बली हैं, तो ये भी दिखाता है कि व्यक्ति संघर्ष से निकल जाएगा। राहु मंगल का जब योग बने तो दुर्घटनाओं की चांस होती है, लेकिन यदि मंगल बली है तो आप उससे उबर भी जाएंगे। अगर यही, और वैसे भी काल पुरुष में अगर देखा जाए तो चौथा भाव जो है राहु का वो उच्चता का भाव है, यानी राहु को उत्तर का कारक माना गया है, उत्तरी ध्रुव का, और केतु को दक्षिणी ध्रुव का। तो इस प्रकार से हमें जब आकलन करते हैं तो हमें उसमें दिशा बल,
स्थान बल, उस पर किसकी दृष्टि आ रही है उसका बल, लग्नेश का बल और अष्टम भाव का बल, इन सब चीज़ों को एक साथ देखना होता है। इसी आधार पर रोग से उभरने वाली जो आयु पर प्रभाव है वो भी देखा जा सकता है। यानी आपको रोग लंबी आयु देगा या लंबा चलेगा, या आप शॉर्ट होगी यानी रोग से आपको कोई दुर्घटना हो सकती है। इसके लिए भी हम इसी आधार पर यानी लग्न का बल कितना है, अष्टम भाव का बल कितना है, अष्टम आयु का बल है, और दशम भाव आपके पराक्रम का बल है जो आप अपने कर्मों से दर्शाते हैं। तो इनके बलों से हम आयु की भी गणना करते हैं। यदि रोग आपके गंभीर दिख रहे हों लेकिन ये भाव बली हों, भावाधिपति बली हों, तो आप रोग से उठा पटक करते हुए, लड़ते हुए आप अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त करेंगे। तो आशा है यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। इसके आगे हम बात करेंगे द्वादशांश कुंडली की। जब हम अंगों का विचार करते हैं तो उसमें द्वादशांश कुंडली अंगों के सूक्ष्म भाग को दर्शाती है। यानी मान लीजिए हमने लग्न कुंडली से देखा कि आपका छठा भाव जो है वो प्रथम भाव को पीड़ित कर रहा है या सप्तम भाव को पीड़ित कर रहा है। तो प्रथम भाव का मतलब है गले के ऊपर का भाग, और सप्तम भाव का मतलब है नाभि के नीचे का भाव। तो आपके इन जगहों पे समस्या हो सकती है। फिर जब हम देशकांड कुंडली में जाते हैं तो हम उसके आधार पर समझते हैं कि इन क्षेत्रों में कौन सा भाव, यानी कि इन अंगों में आपका कौन सा अंग पीड़ित होगा वहाँ पर। जब हम नवमांश कुंडली में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या ये जो पीड़ा है वो सही है या गलत है, यानी ये इसका भविष्य क्या है। लेकिन जब हम द्वादशांश कुंडली में जाते हैं तो वहाँ पर उन अंगों को अगेन बाइफरकेट किया जाता है कि उसमें से छोटा स्तर यानी कि वो मुख्य अंग कौन सा होगा। कह सकते हैं कि हमने पहले तो ये समझा कि पेट के नीचे का भाग, फिर हमने ये समझा कि ये लीवर का भाग। अब लीवर में कौन सा भाग आएगा, यानी लीवर में भी कई तरह की, हर एक पंच तत्व से बना है, तो कौन सा तत्व पीड़ित होगा, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें द्वादशांश कुंडली और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कुंडली होती है त्रिमशांशा कुंडली, वहाँ पर हम तत्वों का आकलन में तत्व हम समझ पाते हैं कि शरीर में कौन सा तत्व बीमारी लाएगा। तो इस तरह आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हम आगे भी इस कड़ी को ले आएंगे। तो अभी अगली कड़ी में हम द्वादशांश कुंडली की चर्चा करेंगे, उसके बाद त्रिमशांशा, और अगली कड़ी आएगी इनके बाद जो क्रम में है वो नक्षत्र आधारित है। तो इन सभी के आधार पर किसी भी रोग की भविष्यवाणी करना एक गहन विषय है, गूढ़ विषय है। इसे शॉर्टकट में या जल्दबाजी में कभी लेना नहीं चाहिए कि आपने किसी ने बता दिया यह भाव पीड़ित है, वो भाव पीड़ित है, तो जरूरी नहीं है कि वो केवल रोग ही हो, या जरूरी नहीं कि वो दुर्घटना ही हो, वो किसी और चीज़ को भी निरूपित करता है। तो इस तरह से किसी बात को सरफेस लेवल पर लेकर हमें नहीं चलना चाहिए। आशा है आप सब ने इस जानकारी का लाभ लिया होगा। अपनी कुंडली पर भी लगाकर देख सकते हैं। यदि आप किसी रोग से पीड़ित हैं तो आप देखिए कि क्या ये समस्या आपकी कुंडली में दिख रही है, और दिख रही है तो उसका आधार क्या है, इन सिद्धांतों से मैच खाता है या मैच करता है या नहीं। मिलते हैं हम अगली कड़ी में आप सबके साथ पुनः। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम गुरुवे नमः।